चलिए बात करते हैं 3 के तिलिस्म की। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की हलचलें अब तेज हो गई हैं। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद कांग्रेस की ओर से तीनों प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां आयोजित की गई, तो बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी अपना दम दिखाया। तो पहले बात कांग्रेस की करते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज हुंकार भरी। कांग्रेस की सुजानगढ़, फिर सहाड़ा और अंत में राजसमंद में चुनावी सभा हुई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो बीजेपी पर चुन चुन कर वार किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 सभाएं की और तीनों में सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई ही, साथ ही निशाने पर बीजेपी रही और बीजेपी पर तीखे वार किए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। स्वास्थ्य बीमा होता है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे सरकारी हो, उसके अंदर पहले योजना चलती थी 3 लाख वाली भामाशाह योजना और केंद्र सरकार की अलग योजना थी, उन दोनों को मिला दिया। परंतु अब हमने नवाचार किया है पूरे देश के अंदर। एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर हमने पूरी प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेशवासियों को बीमा किया जा रहा है। तब हमने दवा फ्री करी थी, टेस्ट फ्री किए थे, मेडिकल में हम लोग और आगे हैं देश के अंदर। यही सोच के हमने कहा कि हम लोग और आगे बढ़े और हमारा प्रदेश में बीमारियां हो ही नहीं। मेरे भी राजस्थान की योजना अलग चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि आदमी बीमार पड़े नहीं, उड़ने की व्यवस्था हो, गांव-गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी बड़े रूप में खोली गई है। तो आज कई जगह काम हुए थे और कई काम बाकी भी है। अब आपके नेशनल हाईवे आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के किस प्रकार व्यवहार का और तेज गति विकास करें, औद्योगिक एरिया नए नए बने, औद्योगिक इकाइयां आए, रोजगार मिले। अभी हमने 80-85,000 नौकरियां दी है बच्चों को, 70,000 नौकरियों का प्रक्रिया चल रही है। तो लगातार हम चाहेंगे कि किस प्रकार से जो वादे किए आपसे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने, उन वादों को निभाएं और मैनिफेस्टो को आधार बनेगा ही काम हम लोग कर रहे हैं। किस तरह तमाशा हुआ, बीजेपी ने तमाशा किया सबके सामने, किस प्रकार से उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। पूरे प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार कांग्रेस की मजबूती से काम करती रही और वही आपकी ताकत थी कि हमने उनको शिकस्त दी। बीजेपी के हथकंडे जो थे उनको हमने फेल कर दिया। कि सभी साथी 36 कौम के लोग 17 तारीख को कांग्रेस को वोट दें, हाथ के बटन पर निशान दबाकर कांग्रेस के भोरा जी को जिताएं, ताकि सरकार में और मजबूती आए और अगले 3.25 साल तक आप लोगों की और सेवा करने का काम हम लोगों को ये अवसर प्रदान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। माखन साहब और मुझको उदयपुर जाना है, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि 17 तारीख के चुनाव में कोई तेरा मेरा हमें नहीं करना, कोई जातिवाद में नहीं फंसना। कांग्रेस की निशान या हाथ का पंजा है, इस पर बटन दबाएं ताकि एक नेक इंसान जो बोरा जी हैं, इनको आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। आप सबसे निवेदन कि 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के बोरा जी को जिताकर विधानसभा भेजें कि 2.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दे दें और यहां पर विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे। उस चीज को आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। और अगर 2.5 वर्ष के अंदर आपको कांग्रेस का काम पसंद नहीं आया, कांग्रेस के विधायक का काम पसंद नहीं आया, तो 2.5 वर्ष के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। आप उसके बाद जो मनाएगा करें, लेकिन ये 2.5 वर्ष कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को ये 2.5 वर्ष यहां पे राजसमंद के अंदर दे दे। राजस्थान की सरकार ने, उसके मुखिया अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में प्रदेश के लोगों की सुध लेने का काम किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, आप सब भली भांति जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कोरोना काल में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने काम किया, मैं समझता हूं अन्य स्टेट्स को भी, अन्य राज्यों को भी उस प्रकार से काम करना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं दंगल में पर्चा दाखिल करने की। उपचुनाव के रण के लिए अब कांग्रेस के लड़ाके तैयार हैं। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट से एक साथ ही पर्चा दाखिल कर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर बहुत-बहुत आप लोगों की ओर से स्वागत करना चाहता हूं। नामांकन दाखिल, अब रण की तैयारी। हाथ के महारथियों ने भरा पर्चा। दंगल में दाखिला। मैदान सज चुका है और अब खिलाड़ी भी तैयार हैं। कांग्रेस ने विधानसभा के 3 सीटों के लिए जिन जिन महारथियों पर दांव लगाया है उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए दंगल में पर्चा दाखिल करने की 3 तस्वीरें। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। राजसमंद विधानसभा सीट से कांग्रेस के तनसुख बोहरा ने नामांकन दाखिल किया, तो सहाड़ा विधानसभा सीट से गायत्री देवी ने दंगल में दाखिला भरा। वहीं सुजानगढ़ विधानसभा सीट से मनोज मेघवाल भी मैदान में कूद पड़े। चलिए अब एक एक कर हाथ के महारथियों से मिल लीजिए जो रण के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि तनसुख बोहरा बीएन कॉलेज उदयपुर से बीकॉम पास हैं। वो मार्बल खनन के कारोबार से जुड़े हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी तनसुख ने कई काम किए हैं। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद में भी तनसुख बोहरा आगे रहे। अब बात करते हैं गायत्री देवी की। दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी हैं गायत्री देवी। 2000 से 2005 तक रायपुर पंचायत समिति की प्रधान रही हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने सहाड़ा से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अब आपको बताते हैं मनोज मेघवाल के बारे में। मनोज मेघवाल पूर्व मंत्री मास्टर भंवर लाल के पुत्र हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने सुजानगढ़ सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि राजसमंद सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत के भरोसे के साथ मैदान में उतरे हैं। मैं आप सभी को साथ लेकर चलूंगी और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगी। जैसे त्रिवेदी साहब आपके सामने सुख दुख में खड़े रहते थे, उसी तरह मैं भी रात दिन आपके सामने खड़ी रहूंगी। मैं अपना जीवन त्रिवेदी साहब के जैसे ही आपके लिए न्योछावर करूंगी। कि आज आपके बीच में हूँ। 5 साल के कार्यकाल में आधा कार्यकाल बचा हुआ है। बचे हुए आपके उन सपनों को भी पूरा करना है, आपकी उम्मीदों को पूरा करना है। जरूर आपकी उम्मीदों को पूरा होगी, पर उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो चाहिए आने वाले 17 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाले बटन को दबाकर कांग्रेस को यहां से चुनकर भेजे, ताकि आप और हम मिलकर आने वाले समय में अपने बचे हुए उन कामों को भी पूरा कर सके। आपका निश्चित आशीर्वाद रहेगा। सारी आपकी उम्मीदों और आशाओं को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश कराऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस के रणबांकुरे ने अपना दम ठोक दिया है। कांग्रेस अब चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जहां 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। तभी पता चलेगा कि किसके वादों में दिखा जनता को दम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं उपचुनाव के रण में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा से रतनलाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल ने अपना पर्चा दाखिल किया। देख लीजिए, उपचुनाव के रण में बीजेपी के लड़ाके हैं। कांग्रेस के महारथियों को टक्कर देने को तैयार हैं।
बीजेपी के धुरंधरों ने भी उपचुनाव के रण के लिए अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। राजसमंद विधानसभा सीट से बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी ने नॉमिनेशन फाइल किया, तो सहाड़ा विधानसभा सीट से रतनलाल जाट ने उपचुनाव के दंगल में दाखिला भरा। वहीं सुजानगढ़ विधानसभा सीट से खेमाराम मेघवाल नामांकन दाखिल कर मैदान में आ गए हैं। चलिए अब एक एक कर बीजेपी के धुरंधरों से आपको मिलवाते हैं। दीप्ति माहेश्वरी दिवंगत एमएलए किरण माहेश्वरी की बेटी हैं। पहले से चुनाव की दीप्ति तैयारी कर रही थी। राजसमंद से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रतनलाल जाट खाटी नेताओं में रतनलाल का नाम शुमार है। रतनलाल जाट पहले भी विधायक रह चुके हैं। रतनलाल जाट मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। खेमाराम मेघवाल खेमाराम पहले भी विधायक रहे हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये जनता जानती है कि किरण जी ने, हरिओम सिंह जी ने क्या क्या कार्य कराए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं। बस आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूंगी कि बहुत छोटी हूं आप सबसे, बहुत कुछ सीखना है मुझे। अभी तो घुटनों के बल चलना सीखी हूँ, पूरा सिखाने में मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाएं और अपना आशीर्वाद जिस प्रकार से मम्मी के ऊपर आप लोगों ने रखा है और इन लोगों उनमें ये विश्वास जगाया था कि वो राजसमंद के लिए इतने विकास कर पाए, उसी प्रकार का विश्वास मेरे ऊपर रखें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे सारा उपचुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। कार्यकर्ताओं की जोश और उत्साह को देखते हुए और राजस्थान सरकार की जो 2-2.5 साल की जो एक भी कार्य जो जनता का नहीं हुआ है, विफल जो सरकार रही है, उस नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय से प्राप्त करेगी। गढ़ के अंदर दौरा कर रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि हम बहुत भारी वोटों से हार रहे हैं, इसलिए ये मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति यह सुजानगढ़ के अंदर 2 दौरा कर लिया और निश्चित रूप से हम तो ये कह सकते हैं कि ये जितने दौरा करेंगे उतनी ज्यादा वोटों से ये हारेंगे। नामांकन के बाद से बीजेपी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल उपचुनाव बीजेपी के लिए एक मौका है अपनी ताकत को आजमाने का और जनता के मन को टटोलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कारोबारियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। ई वे बिल मामले में बड़ी राहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी गई है। 1 लाख रुपए पर ई वे बिल लगेगा। पहले 50,000 रुपए पर यह बिल लगता था। सीएम ने बजट में इस सीमा की घोषणा बढ़ाने, जो बजट की जो सीमा है वो बढ़ाने की घोषणा बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने की थी और आज उसका ऐलान कर दिया है। तो यह बड़ी राहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कारोबारियों को दी है। ई वे बिल मामले में एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। 1 लाख रुपए पर अब ई वे बिल लगेगा। पहले यह 50,000 रुपए पर लगता था। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, बड़ी राहत है कारोबारियों के लिए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ी राहत जो व्यापार जगत है उसके लिए है, क्योंकि पहले कोई जब व्यापारी अगर 50,000 रुपए का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसे ई वे बिल लेना अनिवार्य था। और ऐसे में व्यापारी, चाहे वो कोई छोटा सा सामान ले जा रहा हो, टीवी ले जा रहा है, फ्रिज ले जा रहा है, जिसकी सीमा 50,000 रुपए के आसपास है, तो उसके लिए ई वे बिल अनिवार्य था। तो व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या हो गई थी कि 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए के माल पर ई वे बिल जनरेट करवाना, उसको आगे फॉलो अप करना। तो इसको लेकर के उद्योग एवं व्यापार जगत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की थी कि इसकी सीमा 1 लाख तक बढ़ाई जाए, कि 1 लाख तक का माल अगर कहीं जाता है तो उस पर ई वे बिल को अनिवार्य किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने जो उद्योग एवं व्यापार जगत को बड़ी राहत देते हुए जो लिमिट थी 50,000 उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। यानी अब राजस्थान में, चलिए बिल्कुल राकेश, तो एक बड़ी राहत जो है वो कारोबारियों को दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गरीबों का निवाला और बाबुओं का डाका।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और अब बात गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले अधिकारियों की, जिन्हें अब इसकी सजा मिलेगी। झुंझुनू में करीब 4000 वैसे अधिकारियों को सरकारी खजाने में पूरा पैसा जमा कराने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने गरीबों के नाम पर सस्ता राशन उठाया और गरीबों का हक मारा। भारी पड़ा गरीबों का राशन, घपलेबाज बाबुओं को फरमान, कल की ऐश अब जमा कराओ कैश, घपलेबाज बाबू मेरा राशन लौटाओ। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सरकारी बाबुओं ने गरीबों के निवाले पर डाका डाला, उनका राशन डकार गए, लेकिन डकार लेने से पहले सरकारी फरमान आ गया, राशन के पैसे लौटाओ नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से मोटी तनख्वाह वाले सरकारी कर्मचारी पेट भरते रहे, जबकि जरूरतमंद योजना में नाम शामिल कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे, बाबुओं की चिरौरी करते रहे। लेकिन कल तक गरीबों के निवाले पर डाका डालकर मौज उड़ाने वाले आज परेशान हैं, अपराध बोध से नहीं, वसूली के डर से। झुंझुनू में 4000 सरकारी कर्मचारी पकड़े गए। इन घपलेबाजों से 3.25 करोड़ रुपए भी वसूले जा चुके हैं। 1000 कर्मचारियों से वसूली होना बाकी है। 1.25 करोड़ रुपए और वसूले जाने हैं। खंड अधिकारियों द्वारा जिले में 2,57,91,000 रुपए की रिकवरी हुई है। इसके अलावा जिला रसद कार्यालय द्वारा भी इस संबंध में नोटिस जारी किए गए। उसके संदर्भ में हमारे पास अभी तक 27,14,000 रुपए की रिकवरी जिला रसद कार्यालय में जमा हुई। राज्य सरकार के खाद्य विभाग को सरकारी कर्मचारियों के खाद्य योजना सूची में नाम जुड़वाने के मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग ने जांच शुरू करवाई। तब गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई जब घपलेबाजों ने रसद विभाग की वसूली का नोटिस अनदेखा कर दिया। इसके बाद विभागीय कार्रवाई की चेतावनी के साथ दोबारा वसूली का नोटिस भेजा गया, जिसके बाद नींद से जगे घपलेबाजों ने वसूली के पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। झुंझुनू जिले में करीब 3.25 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों से वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 1000 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे वसूली की जानी बाकी है। डीएसओ का कहना है कि करीब 1.25 करोड़ रुपए और वसूली होनी है और इसके अलावा जांच भी लगातार जारी है। सालों तक गरीबों का निवाला छीनने वाले सरकारी कर्मचारियों से पैसे वसूल कर विभाग ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन गरीब का हक छीनने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं किया गया, ये समझ से परे है। अगर ऐसा होता तो शायद कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा घपला करने से पहले 100 बार सोचता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आतंक के इंजीनियरों की।